गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिलेशन में कुछ स्पेसिफिक हम लोगों को जो सब टॉपिक्स कवर करने थे उसको हम लोगों ने कवर किया है। जैसे कि हम लोग ने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, बॉर्डविच लॉ, ठीक है, मोटर यूनिट, इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी समझाया था, उसके पहले भी समझाया था कि जो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके एसोसिएशन और डिसोसिएशन के वजह से बेसिकली मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अगर कोई भी नर्व इम्पल्स ब्रेन से हमारे मसल्स तक आता है, ठीक है, तो उसके रेस्पॉन्स में हमारे मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये जो पूरी थियोरी है, ठीक है, इस थियोरी को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी। ओके, दिस थियोरी इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी। ठीक है, अब ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ठीक है, इसको प्रपोज दो अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने किया था। मतलब दो साइंटिस्ट का एक ग्रुप था, उसी तरीके से दो साइंटिस्ट का दूसरा ग्रुप था। तो दो अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने जो है एक ही स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है उसको प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये जो दोनों ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे कौन कौन थे? एक थे A.F. Huxley and R. Niedergerg। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट क्या था? A.F. Huxley एंड R. Niedergerg। ठीक है, एंड दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, दे वेर H. Huxley एंड J. Manson। ठीक है, इस तरीके से दो अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, दोनों ने जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, कौन से ईयर में प्रपोज किया था? दोनों ने ही 1954 में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को प्रपोज किया था और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो एक्टिन के थिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, और मायोसिन के थिक फिलामेंट्स होते हैं, तो एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट्स है उनका जो मूवमेंट है एक दूसरे के रिलेटिव होता है। ठीक है, तो एक जो थ्रेड है, ठीक है, एक जो फिलामेंट है, ठीक है, वो दूसरे फिलामेंट के कंपैरेटिव मूवमेंट करता है, उसके ऊपर से स्लाइड करता है, इसीलिए इस थ्योरी को क्या कहा गया? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा गया। ठीक है, तो अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में बेसिकली होत क्या रहा है? ठीक है, जनरली क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स होते हैं, ठीक है, दो तरीके के नर्व्स होते हैं, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो बॉडी से ब्रेन तक मैसेज लेकर के जाता है और मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन से बॉडी तक मैसेज को लेकर के आता है। ठीक है, ठीक है, अब जनरली होता क्या है कि जब हमारे ब्रेन से मैसेजेस जो हैं हमारे बॉडी पर आते हैं, ठीक है, तो वो मोटर न्यूरॉन के हेल्प से आते हैं। ठीक है, तो सपोज जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे कोई स्टिम्युलस जो है अराइज हो रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब स्टिम्युलस अराइज होता है तो वो स्टिम्युलस जो है वो मोटर न्यूरॉन के हेल्प से हमारे मसल्स तक आता है। ठीक है, अब CNS से अगर कोई स्टिमुलस हमारे मोटर न्यूरॉन के थ्रू होता हुआ हमारे मसल्स पे आया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? जनरली मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर कोई मोटर न्यूरॉन है या कोई सा भी न्यूरॉन है, वो जो है
वो मैसेजेस ले करके आता है, तो जो न्यूरॉन के एक्सोनल एंड्स होते हैं, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, एक्सोनल एंड्स पे इस तरीके के नॉब के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉब के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर एक केमिकल भरा हुआ होता है, एक केमिकल प्रेजेंट होता है। दिस केमिकल इज नोन एज द एसिटाइल कोलिन, ठीक है। दिस केमिकल, दिस इज नोन एज एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो एक केमिकल मैसेंजर के जैसे एक्ट करता है, और जो नर्व्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं, उनसे मैसेजेस को मसल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? एसिटाइल कोलिन ही करता है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में जो कोई भी मैसेज का फ्लो हो रहा है उसको मसल्स तक पहुँचाने का काम कौन करता है? एसिटाइल कोलिन करता है। गैप होता है, साइनेप्स इज ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। तो अब ये जो एसिटाइल कोलिन है ये अपने इफेक्ट को कैसे एक्सर्ट करेगा, ठीक है। मान के चलते हैं कि यहाँ पर इस न्यूरॉन के एंड पे यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट है, ठीक है। मान लिया हम लोगों ने सपोज कर लिया कि यहाँ पर एक मसल जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अब मसल और जो एक्सोनल एंड है न्यूरॉन का, उसके बीच में गैप है, यानी कि साइनेप्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी न्यूरॉन और कोई भी मसल जो है वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आते, दोनों के बीच में हमेशा साइनेप्स जो है, माने कि जो गैप होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि इस न्यूरॉन से कोई स्टिमुलस जो है, कोई मैसेज जो है उसका फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैसेज जब एक्सोनल एंड तक आएगा, तो जैसे ही मैसेज एक्सोनल एंड पर आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस था, ये मोटर न्यूरॉन में या कोई भी न्यूरॉन जो है उसमें मैसेजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था या इलेक्ट्रिकल मैसेज था, अब ये केमिकल मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कैसे? कि जब ये जो इम्पल्स है ये एक्सोनल एंड पे आएगा, तो एक्सोनल एंड पे जैसे ही ये इम्पल्स आएगा तो क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन कहाँ सिक्रीट होगा? साइनेप्स में इस तरीके से सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन साइनेप्स में जैसे ही सिक्रीट होगा, उसके बाद क्या होगा? ये जो एसिटाइल कोलिन है ये जाएगा, जाकर के किसको इन्फ्लुएंस करेगा? जो मसल के सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि सार्कोलेमा है, ठीक है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, विच इज नोन एज सार्कोलेमा, ठीक है। तो जो मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर्स या मसल सेल्स है, उसका जो सार्कोलेमा है उसको इन्फ्लुएंस करेगा एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब जैसे ही सार्कोलेमा को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, तो सार्कोलेमा को इन्फ्लुएंस करने पर क्या होगा कि जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, आई होप कि लास्ट क्लास से आपको याद होगा कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल बेसिकली कहाँ कैसे जनरेट होता है कि जो मसल के सेल्स होते हैं, मसल के जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, मसल फाइबर्स के अंदर, ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं, ठीक है, उनका इनफ्लक्स और ईफ्लक्स होता है, ठीक है। उनका इनफ्लक्स और ईफ्लक्स होने से क्या होगा कि एक एनर्जी जनरेट होती है विच इज़ नोन एज एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही एसिटाइल कोलिन सार्कोलेमा को स्टिमुलेट करेगा, एक एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होगा, ठीक है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये क्या करेगा? ये मसल फाइबर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है, मसल फाइबर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा? एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्टिमुलेट होगा, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्टिमुलेट होने से बहुत लार्ज क्वांटिटी में कैल्शियम आयंस को सिक्रीट करेगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर कैल्शियम आयन जो है वो स्टोर होता है,
ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो अगर स्टिमुलेट होगा तो एज अ रिजल्ट बहुत सारे कैल्शियम आयंस जो हैं वो क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलेंगे और जो मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है उसमें सिक्रीट हो जाएंगे। ठीक है। अब मसल फाइबर के जो साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकलेंगे, किस में सिक्रीट होंगे, सार्कोप्लाज्म के अंदर ये कैल्शियम आयंस जो है ये सिक्रीट हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन सिक्रीट होंगे तो मसल फाइबर है तो उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो क्या होगा कि एक्टिन फिलामेंट जो है ठीक है, एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है। उसमें आप लोगों को याद होगा कि ट्रोपोनिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट का जो ट्रोपोनिन सब यूनिट है, ठीक है, ये जो कैल्शियम आयंस हैं ये सपोज हम लोग कर लेते हैं एक्टिन का फिलामेंट है। ठीक है। इसको हम लोगों ने सपोज कर लिया, सपोज दिस इज द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है। तो क्या होगा कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है, ठीक है, इस ट्रोपोनिन प्रोटीन से आकर के कैल्शियम का आयन जो है वो बाइंड करेगा। ठीक है। ट्रोपोनिन प्रोटीन से जैसे ही कैल्शियम का आयन बाइंड कर गया तो क्या होगा, होगा ये कि जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये बाइंडिंग साइट्स जो है इनकी अनमास्किंग हो जाएगी। मतलब नॉर्मल जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है तब ये जो मायोसिन के बाइंड करने के लिए जो एक्टिव साइट्स होते हैं ना, ये जो मायोसिन के लिए एक्टिव साइट्स होते हैं ये हमेशा मास्क्ड रहते हैं, मतलब ढके हुए छुपे हुए रहते हैं। ठीक है। तो जैसे ही कैल्शियम आ करके ट्रोपोनिन के सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा कि मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट्स है उनकी अनमास्किंग हो जाएगी। ठीक है। अनमास्किंग हो जाएगी तो सपोज ये अगर बाइंडिंग साइट है तो ये छुपा हुआ था, तो ये बाइंडिंग साइट क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अब ये बाइंडिंग साइट जो है अगर यहाँ पर एक्सपोज हो गया, ठीक है, तो ये एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट के साथ साथ यहाँ पे मायोसिन का भी फिलामेंट जो है प्रेजेंट रहता है, लाइक दिस। ठीक है। मायोसिन का भी फिलामेंट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो मायोसिन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि इस तरीके से एक हेड वाला पोर्शन रहता था, मायोसिन में रहता था कि नहीं, याद है। इस तरीके से मायोसिन के स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था कि एक ग्लोब्यूलर हेड होता है। ठीक है। तो ये जो ग्लोब्यूलर हेड है वो इस तरीके से बाहर निकला हुआ रहता है थ्रेड से। ठीक है। मायोसिन के फिलामेंट से इस तरीके से ये जो ग्लोब्यूलर हेड है ये बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है। अब एक्टिन फिलामेंट के ऊपर क्या हुआ, ये मायोसिन के बाइंडिंग के लिए जो एक्टिव साइट था ये क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। ठीक है। तो ये जो मायोसिन का हेड है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एटीपी का ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है। इसके अंदर एटीपीएज एंजाइम की कैपेसिटी होती है, मतलब मायोसिन हेड जो है दिस विल बी एक्टिंग एज द एटीपीएज एंजाइम। हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर एटीपीएज एंजाइम के जैसे एक्ट करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है। तो मायोसिन का हेड जो है वो क्या करेगा कि इसके साथ एक एटीपी जो है वो आकर के इस तरीके से बाइंड करेगा। ठीक है। एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो आके मायोसिन के हेड से बाइंड करेगा। अब मायोसिन का जो हेड है ये क्या करता है, एटीपीएज एंजाइम के जैसे एक्ट करता है, तो वो क्या करेगा, एटीपी का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है। एटीपी का ब्रेक डाउन करेगा और एटीपी को कन्वर्ट कर देगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो जैसे ही एटीपी का ब्रेक डाउन होता है तो लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा कौन, मायोसिन का हेड। ठीक है। और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के बाद में
मायोसिन का जो हेड है उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। कन्फर्मेशनल चेंज आकर के मायोसिन का हेड जो है वो इस तरीके से जा करके एक्टिव साइट पर किससे बाइंड कर लेगा, एक्टिन के फिलामेंट से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब एक्टिन के फिलामेंट से जैसे ही मायोसिन के हेड ने बाइंड कर लिया तो क्या होता है कि एक्टिन का जो फिलामेंट है वो थोड़ा पीछे की तरफ, मतलब अंदर की तरफ क्या होता है, स्लाइड करता है। मतलब मायोसिन का फिलामेंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा और एक्टिन का फिलामेंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होगा, यही सेम प्रोसेस जो है दोबारा से रिपीट होगा। मतलब कि क्या होगा, फिर से एक एटीपी आएगा, मायोसिन के हेड से बाइंड करेगा, मायोसिन जो है उसका ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी लेगा एटीपी से, एनर्जी लेकर के फिर ये जो मायोसिन है इस एक्टिव साइट से शिफ्ट हो जाएगा और इस एक्टिव साइट से शिफ्ट होकर के जो नेक्स्ट एक्टिव साइट है उससे बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर से ये मायोसिन हेड जो है ये क्या करेगा, यहाँ से हट जाएगा, दोबारा से एटीपी का ब्रेक डाउन करेगा, दोबारा से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और फिर यहाँ से जा कर के बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि मायोसिन का फिलामेंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा और एक्टिन का जो फिलामेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इससे क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स जो हैं, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहे होंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है कॉन्ट्रैक्शन का धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होते होते कब तक होगा, जब तक सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस की अवेलेबिलिटी है। क्योंकि कैल्शियम आयंस अगर एक्टिव साइट का अनमास्किंग नहीं करेंगे तो मायोसिन बाइंड नहीं कर पाएगा और अगर मायोसिन बाइंड नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर जब तक कैल्शियम आयंस की अवेलेबिलिटी है तब तक जो है ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, फिर कैल्शियम आयंस जो हैं वो धीरे धीरे वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब सारे के सारे कैल्शियम आयंस दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जाएंगे, दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर चले जाएंगे, तब कॉन्ट्रैक्शन जो है स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत सारे कैल्शियम आयंस होते हैं, बहुत सारे कैल्शियम आयंस, बहुत सारे। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम आयंस हैं जैसे जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, धीरे से कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन होगा। तो रिलैक्सेशन कैसे होगा कि ये जो मायोसिन का हेड है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक्टिन के हेड से बाइंड करना स्टॉप कर देगा, एक्टिन के एक्टिव साइट से बाइंड करना स्टॉप कर देगा। तो एक्टिन जो पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था फिर वापस से उनका जो है नॉर्मल स्टेट में आएगा, जो एक्टिन और फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन का फिलामेंट है अपने नॉर्मल जो रेस्ट वाला पोजीशन है उस पे आ जाएगा और इस तरीके से फिर स्लोली स्लोली क्या होगा, मसल का रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान देने की है वो ये है कि जब एक्टिन और मायोसिन का मूवमेंट होता है एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस ड्यूरेशन में ये जो मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है इसमें क्या चेंज आता है, इसमें ये चेंज आता है कि ये जो आई बैंड है और जेड लाइन है ये दोनों जो है सेंटर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो ए लाइन है, ये वाली जो ए लाइन है ना, ये ए लाइन जो है ये एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, ए लाइन जो है ये एज इट इज़ रहेगी, ए लाइन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, आई बैंड और जेड लाइन में आएगा। तो जितना मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही आई बैंड और जेड लाइन जो है अंदर ए लाइन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो आई बैंड और जेड लाइन जो है वो बिल्कुल ए बैंड के बराबर आ जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में आई बैंड और जेड लाइन जो है वो बिल्कुल ए बैंड के पैरेलल और ए बैंड के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, और जब रिलैक्सेशन होता है तो धीरे धीरे आई बैंड और जेड लाइन जो है वो अपने नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पे स्लोली स्लोली चले जाते हैं।
ठीक है। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये मैं ऐप में लेक्चर के साथ में अपलोड कर लूँगी, वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हो कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी डायग्राम्स हैं वो कैसे और किस तरीके से मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है वो पूरा डायग्राम में दिया है, तो आप लोगों को ईजिली उस चीज़ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बिकॉज बाकी टॉपिक्स जो हैं, बाकी जो पोर्शन है वो ओमिट हो चुका है, इसीलिए हम लोग उसको आगे नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बाद में जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है उसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके।